अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राहीम और आज हमारे साथ बहुत आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट हैं. You've probably seen him in ऐद वफा और इन्होंने हमें हंसाया भी और एट द सेम टाइम समहाउ रुलाया भी था एट अ पॉइंट. But he's a very special man. He's also a teacher. He's a math teacher. He's been that for quite a time now, I must say. And I think without further ado, let's get to Mr. Sajiruddin. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक बेटा. तो सर आप बहुत कुछ करते हैं और आप एक्टिंग के लिए तो आप स्क्रीन पे आते हैं तो उसके लिए हम आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप एक्टिंग के बिसाइड्स भी बहुत ज्यादा चीजें करते हैं. वो क्या चीजें हैं? बड़ा अच्छा सवाल है. 19 साल मैंने पढ़ाया, ठीक है, और लेकिन अगर मैं अपनी बुनियादी तालीम की तरफ जाऊं तो मैं सिविल इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग के साथ मैं कोई 1996 तक वाबस्ता रहा और 96 के बाद एक साल मैंने सिर्फ थिएटर और टेलीविज़न किया. बट फ्रॉम 97 टिल 2015 तक मैं पढ़ाता रहा. और उसके बाद आई गेस हर एक की जिंदगी में एक वक्त आता है कि यू गो इनटू व्हाट मे बी रेफर्ड टू एज बर्नआउट. तो जहाँ पर डिस्लेक्सिक बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो उसमें यही कि आप क्योंकि 1-to-1 चल रहे होते हैं तो एक वक्त ऐसे आता है कि आपका जहन थक जाता है. तो उससे बेहतर ये होता है कि भाई आप अपने आप को साइड पे कर लो, बजाय इसके कि जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका कोई हर्ज हो. तो ये है. और अब बहुत सारे लोगों और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता कि डिस्लेक्सिया होता क्या है. ये कोई बीमारी है या फिर ये कोई दिमाग का मसला है, क्या है? और आई थिंक ये इतना सीरियस नहीं है जितना हम इसे लेते हैं कि भाई बीमार हो गया, ये हो गया, वो गया. आई थिंक वी शुड बी कूल अबाउट. देखो, इसके अंदर आई फील जो अवेयरनेस फैलाने में जिस शख्स ने बहुत बड़ा काम किया वो एक्चुअली आमिर खान था. जो उसकी जब मूवी आई है तारे ज़मीन पर, तो उससे बहुत से लोगों को पता चला कि जी ये बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें कोई उस तरह दिमागी तौर पे कोई कमी है. ये पढ़ते हैं लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से. और डिस्लेक्सिया जो है एक इट्स अ थिंग विच इज़ देयर फ्रॉम बर्थ. ये दो चीज़ें होती हैं, या तो एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया होता है, वो तब होता है कि अगर आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो और आपके दिमाग को कोई चोट लग जाए और दिमाग के हिस्सों में आपस में जो राब्ता है वो टूट जाए. तो वो एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया होता है कि जी आपको फिर सीखने में दुश्वारी पेश आती है. और दूसरा जो ज़्यादा कॉमन है वो कि पैदाइशी तौर पे ही जहन में कुछ कनेक्शंस नहीं बने होते, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं बने. अब अगर आपको फॉर एग्जांपल बाद में कुछ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है या कुछ होता है तो दे लूज फैकल्टी ऑफ सर्टन एरियाज के जी वो हाथ कमज़ोर हो गया या टांग कमज़ोर हो गई, तो वो थ्रू फिजियोथेरेपी वो फिर कवर हो जाता है और जहन के आपके अपने जो सेल्स हैं वो इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं वो फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो कि पहले दूसरे सेल्स कर रहे थे. उसी तरह डिस्लेक्सिया के अगर आप लुग़वी मानी देखें अंग्रेजी में तो इट्स कॉल्ड वर्ड ब्लाइंडनेस, कि जो अल्फाज हैं उनको देखने की सलाहियत नहीं होती. और जिस तरह हरूफ तहज्जी हैं उनको देख के तो आप उनकी आवाज़ और वो जिस तरह लिखा हुआ है उनको आपस में आप जोड़ नहीं पाते. तो इट्स लाइक द साउंड सिंबल रिलेशनशिप व्हिच इज इम्पेयर्ड. और जाहिर है कि अगर आप एक लफ्ज़ को देख के जो उसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हैं अगर उनका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता
तो आप उस लफ्ज को नहीं कह सकते। और वहीं से आगे फिर ये भी होता है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर आप लिख नहीं सकते। और डिस्लेक्सिया की मतलब है वेरियस, सबको एक बराबर नहीं होता, कुछ को बिल्कुल कम होता है कुछ बच्चों को, तो वो उनको अगर शुरू में ही पकड़ लिया जाए और उस हवाले से उनकी ट्रेनिंग कर दी जाए तो वो जल्दी पिक कर लेते हैं और आगे उनको वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता। कुछ बच्चे जो हैं वो मॉडरेटली डिस्लेक्सिक होते हैं, उनके लिए थोड़ा वक्त ज्यादा लगाना पड़ता है और मतलब ज्यादातर चीजें कवर हो जाती हैं, कुछ बीच में रह जाती हैं जो कि ऑब्वियसली वो फिर देन दे लर्न टू कोप। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी डिस्लेक्सिया की है विच इज कॉल्ड प्रोफाउंड डिस्लेक्सिया। वो अगर है किसी बच्चे को तो वो कभी भी जिंदगी में लिख पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया के और कोई काम नहीं कर सकता। ज्यादातर ये बच्चे जो हैं दे आर वेरी आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड, और मेरे पास तो खैर मेरे अपने घर में एग्जांपल मौजूद है। मेरा बड़ा बेटा जो है उसकी वजह से मैं इस तरफ गया बिकॉज ही इज डिस्लेक्सिक, और इस वक्त माशाल्लाह ही इज अ टीचर। तो वो ये कि उसके साथ उसकी वालदा ने बहुत मेहनत की, जो मैं साथ दे सकता था मैंने किया, लेकिन ये कि पढ़ते 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 वो माशाल्लाह ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर उसी के अपने डिपार्टमेंट के टीचर ने उसको खुद कहा कि भाई तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहाँ पे आके पढ़ाओ। So he is now teaching history of art and history of design, and he also does woodwork workshops in the Islamic art department. तो अच्छा है, मतलब है कि इन बच्चों में उस तरह कोई कमी नहीं। अब आइंस्टाइन डिस्लेक्सिक था, एडिसन डिस्लेक्सिक था, अब आजकल के दौर में वो टॉम क्रूज डिस्लेक्सिक है, कीरा नाइटली डिस्लेक्सिक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्लेक्सिक हैं, लेकिन अपने अपने शोबे में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो उसके ऊपर वही इन्हिसार सारी इस बात का है कि आप उन बच्चों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हो कि जी ये कुछ कमी है इस बच्चे में, कि वो अगर वो लिख पढ़ नहीं रहा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नालायक है। हमारे यहाँ एक तो ये है ना कि वो पकड़ के बच्चे को दे धनाधन धुनाई कर दी उसकी कि पढ़ नहीं रहा। बिल्कुल। आप पहले ये देखो तो सही कि वो पढ़ क्यों नहीं रहा, उसकी आप जड़ तक तो पहुंचो। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ खिलंडरा ही हो इसलिए नहीं पढ़ रहा। तो ये एक चीज है, लेकिन आई गेस कोई भी चीज फैलाने में माशरे में वक्त लगता है, और हमारे वैसे भी वसाइल कम हैं, तो वसाइल कम होने की वजह से भी ये चीज जरा वक्त ले रही है, लेकिन इंशाल्लाह गिव इट टाइम। इंशाल्लाह। तो सर आपने आपको एक्टिंग में कैसे शौक पैदा हुआ? कि आप पहले तो थिएटर, ऑफ कोर्स यू डिड थिएटर, बट ऐसे शौक आपको कैसे हो गया आई शुड डू एक्टिंग? शौक बेटा शौक ही हुआ था, क्योंकि मैंने ना तो कभी एक्टिंग स्कूल में की ना कभी कॉलेज में की। इत्तेफाकन ये 77 में इंटरमीडिएट का मैंने इम्तिहान दिया, तो वो तब भुट्टो साहब के हवाले से सारे मुल्क में ही फसादात हो रहे थे, वो उनके केस के हवाले से बाकी चीज़ें, तो जो रिजल्ट थे हमारे वो डिले हो गए। तो बजाय उस साल मार्च अप्रैल लेटेस्ट मई तक निकल आते थे, तो वो जून में एडमिशन होती थी, रिजल्ट जैसे सितंबर तक नहीं निकले। तो उस साल हम जितने भी लोग थे उनका एक पूरा साल ज़ाया हुआ। तो इंस्टेड ऑफ 77 वी गॉट एडमिशन इन 78। तो वो एक साल कवर करने के लिए मैंने कहा यार घर बैठ के तो क्या करेंगे, मैंने कहा बेहतर है कि आदमी कुछ कर ले। तो आई जॉइंड फ्रेंच क्लासेस, तो वो एक साल में फ्रांसीसी सीखता रहा। अब वो उसका कहते हैं ना थोड़ा सा चस्का पड़ गया, तो
78 में हालांकि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो मैंने कंटिन्यू की। और 79 में वहीं कराची में आलियांस में एक हमने दोस्तों ने मिलकर एक डिबेट रखी, जिसका उन्वान था l'amour est aveugle, यानी कि लव इज ब्लाइंड। हमने कहा जी इसके ऊपर लड़के काफी हैं जिनको शौक होगा बोलने का, क्योंकि लड़कियां भी बहुत आती थी वहां पे। तो ने वो डिबेट रखी, उसके अंदर मैंने भी हिस्सा लिया, क्योंकि अरेंज किया था, जाहिर है कुछ बोलना था। तो कहते हैं जंपिंग इन एट द डीप एंड। So that was my first experience of public speaking. और उससे अगले साल वहीं आलियांस में ही हम शाम को बैठे हुए दोस्त सारे, हमने कहा यार क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं बाहर, बातें शातें करते रहते हैं, तो कुछ किया जाए। क्या किया जाए, हमने सोचा चलो ड्रामा करते हैं। तो वहीं से एक इंग्लिश ट्रांसलेशन उठाई एक फ्रांसीसी ड्रामे की, और उसके लिए हम सारे दोस्त लड़के लड़कियां जितने थे वही हमने मिलके तो एक्टिंग भी की, उसके कॉस्ट्यूम्स भी किए, उसका सेट भी बनाया, लाइटिंग भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शो किया जिसके ऊपर कुछ हिस्सों लोग आए, which was amazing कि इतनी पजीराई मिली पहले शो में। और मजेदार बात बताऊं कि उसके जितने कॉस्ट्यूम्स थे वो ठीक है, हमारा अलियांस फ्रांसेस के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी माली इमदाद की उसमें, लेकिन जाहिर है लिमिटेड बजट में काम करना था, तो कॉस्ट्यूम्स हमने सारे जाके लंडा बाजार से लिए। उसके लिए यही होता है ना बच्चे कि व्हेन यू आर ए स्टूडेंट, आपके अपने जाहिर है आप अपने पेरेंट्स से कितना मांग लोगे, तो वही करके तो देन वी डिड दैट। और लेकिन वहां से इब्तिदा हुई, दैट वाज 1981। 81 में वो पहला थिएटर किया, उसके बाद दो तीन ड्रामे और वहीं पर ही किए। फिर 84 में यास्मीन इस्माइल मरहुमा, ये हमारी पीटीवी की बहुत अच्छी एक्टर थी और स्टेज की बहुत अच्छी एक्टर थी, तो उन्होंने 83 में एक ड्रामे में काम किया था जिसके अंदर मैं भी किरदार कर रहा था, द आलियांस इटसेल्फ। तो 84 में उन्होंने मुझे कहा कि भी मैं बच्चों के लिए ड्रामे करती हूँ, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? व्हाई नॉट। तो 84 से मेरा ये थिएटर का सफर यास्मीन के साथ शुरू हुआ, और इत्तेफाक से खालिद अनम जो हैं, खालिद अनम और मेरा पहला ड्रामा था इकट्ठा। खालिद का भी पहला ड्रामा था स्टेज का, और मेरा यास्मीन के साथ स्टेज का पहला ड्रामा था। वहां से हम दोनों का सफर शुरू हुआ। द ग्रिप्स थिएटर कराची के नाम से हमारा ग्रुप अभी भी है, और उस ग्रुप में खालिद, मैं, एक खातून है फायजा काजी के नाम से, वो इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हैं यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में, और आयशा शेख हैं जो कि यूरोपियन हिस्ट्री की टीचर हैं, और आजकल शी इज द प्रिंसिपल ऑफ सीडर कॉलेज इन कराची। एंड लेटर ऑन हमारे साथ ये जिया मोहिउद्दीन साहब, जिनका आपने नाम सुना होगा, उनके भांजे, Exactly. हाँ, उनके भांजे अमीद रियाज, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। और बच्चों के ड्रामे करते हुए, मतलब महमूद अली मरहूम, उन्होंने हमारे साथ काम किया, साजिद हसन ने किया, मरीना खान ने किया, बद्दो बदर खलील ने हमारे साथ बहुत सारे ड्रामे किए। तो पीपल केम एंड वेंट, लेकिन जो हमारा कोर ग्रुप है जिसके अंदर एक नाम है भूल गया, मारिया शेख का, ये एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम करती हैं कतरीना हुसैन। तो कतरीना हुसैन की बहन है बड़ी, मारिया शेख। तो वो भी सर यास्मीन के साथ 1980 से कर रही थी, एंड आई जॉइंड, खालिद एंड आई जॉइंड देम इन 84। तो 84 से हम लोग सारे इकट्ठे हैं, और आज दिन तक इकट्ठे हैं। वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर। और बच्चे जो हैं वो पर बच्चों का ड्रामा जो है वो इसके अंदर
what we do was basically started in Germany. ग्रिप्स थिएटर बर्लिन ने शुरू किया था और उसकी जो खासियत थी वो ये कि जितने बड़े हैं वो सिर्फ बड़ों का किरदार नहीं करते, वही बच्चों का किरदार करते हैं. और Yeah, I think you told me this one, but it's very interesting. so it's a different concept and it's good कि you don't have to sound like a child to act like a child. वो यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सी जगहों पे बड़े जब बच्चों का किरदार करते हैं तो वो कुछ ज्यादा तोतलापन अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर वो कुछ मस्त सा हो जाता है किरदार. आप जुबान अपनी ठीक रखें लेकिन अपने जो हरकतें हैं वो बच्चों वाली कर लें. और बिल्कुल. ये और Yeah, because I've had a 42-year-old play my younger brother. And nice. वो उन्होंने ना कोई तोतलापन किया ना कुछ. He was just my younger brother. And he was acting like a child. He even pulled my hair even on rehearsals. He pulled my hair. I used to have 2 braids. But I think yeah, acting, आपकी body language really matters. लेकिन अच्छा, so moving on. Many people know you because of Nadan Nadia, and my mom, my dad, they all know you, my chachu and all them. They know Yeah. you because of Nadan Nadia. So how was the experience with working with Babra Sharif? She's a legend. Yes, she is. Absolutely. बाबरा की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि obviously in that particular play I was a non-entity. I was someone who was very new, whom people didn't know about. बाकी तो जितने उसके अंदर लोग काम कर रहे थे, they were very very senior actors. और उनके अंदर टू नेम अ फ्यू, कुर्बान जिलानी साहब मरहूम थे, लतीफ कपाडिया थे, फिर बद्दो भी थी उस ड्रामे में, बदर खलील थी, फिर दुर्दाना भट्ट थी. तो उनके मुकाबले में मैं तो एक बिल्कुल वो बच्चे को उठा के बीच में डाल दिया था. और आई एम ग्रेटफुल टू सायरा काज़मी फॉर डूइंग दैट, क्योंकि वो ड्रामा जो था वो अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ और उसकी हिदायत जो थी वो मोहसिन अली मरहूम ने दी थी. अगेन वेरी वेरी गुड मैन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. तो वो शुरू में तो जाहिर है वो थोड़ी सी वो डिस्टेंस था until the time we got to know each other. फिर it was very very nice. और उसकी जो मैं बात करने लगा था वो ये कि what I really appreciated about Babra was कि Babra is very professional in her work, very very to the point वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के याद करके कोई उसके अंदर उस हिसाब से चूंचड़ा नहीं, nothing at all. और बाबरा अंग्रेजी नहीं बोलती, she doesn't speak a word of English. और वो कभी उस तरह खाम-खा अंग्रेजी के जुमले बोलने की कोशिश भी नहीं करती थी. और जहाँ पे कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ आ जाता था तो हमारी वहाँ पर एक असिस्टेंट थी नबीला, उसने नबीला को लेके बैठ जाना, उससे कहना मुझे ये बताओ इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ क्या है. And she would sit and practice with her, and then she would have that particular scene done. Okay, and that is the attitude that should be there. हम एक तो मुझे आजकल के ड्रामों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चुभती है वो ये कि बिला वजह अंग्रेजी के अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. और जिनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ देता है वो एक फ्रेज है जो कि कहते हैं ऐसे करो तुम फ्रेश हो आओ. True. आप उसकी अंग्रेजी कॉनोटेशन तो देखें भाई, किसके साथ फ्रेश हुआ हैं? हमारा आप सादे तौर पे उर्दू में क्यों नहीं कह सकते कि भाई तुम जाके मुँह हाथ धुआओ या कपड़े बदल के आ जाओ. अंग्रेजी का वो क्यों निकालना, तुम फ्रेश हो आओ. अरे भाई वो आई एम सॉरी, जरा मुझे ये हजम नहीं होता.
Exactly, because there's a lot of things जो अभी हम कह देते हैं उर्दू के उर्दू सेंटेंसेस के दरमियान में कह देते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट हम उस तरह नहीं देखते। इंग्लिश में अगर हम सिर्फ इंग्लिश बोले तो गो एंड फ्रेश हो जाओ समथिंग, आई डोंट नो, बट I mean, आई थिंक thing is, if you want something, go through that particular act, आप उसे कहेंगे please go and freshen up and come back, ठीक है? You freshen up and you come back. You don't say कि फ्रेश होके आ जाओ। किसके साथ, मतलब है कि आप किसी के साथ कोई रवाबित बढ़ा के आएंगे, मतलब अंग्रेजी में तो उसका वही मतलब होता है ना कि you're acting fresh with someone. So that has a different context altogether. लेकिन unfortunately हमें शौक है अंग्रेजी इस्तेमाल करने का। ठीक है भाई, करें। एग्जैक्टली, आई मीन ये होता है कि अगर मैं अब इंग्लिश बोलती हूँ, मैं बचपन से इंग्लिश बोल रही हूँ, तो मेरा मेरा ये है कि अब मैं इंग्लिश किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल सकती। मैं बोलती हूँ, बट इम्प्रेस करने वाली जो अंग्रेजी निकाली जाती है वो एक पर्टिकुलर बंदे को देख के अंग्रेजी जो निकलना शुरू हो जाती है, वो जो है आई डोंट लाइक एट ऑल। उसके अंदर वो माशाल्लाह एक्सेंट्स भी बहुत आ जाते हैं भाई, जो आपका नॉर्मल जो एक्सेंट है। ब्रिटिश बोलता है हमारे यहाँ तो पता yes होता है हमें। yes, you've got to do that. It's very unfortunate, but if you want to adapt that sort of English, yes, definitely you can, but then enjoy, well, travel to Britain to do that. You're so good at a British at a British accent. मेरी दोस्त British accent करती थी. I got jealous of her. I was like, I also want to do it. I tried learning it, and then I was like, यार मैं अपनी देसी अंग्रेजी से ही काम चला लेती हूँ। वो अंग्रेजी क्या, आदमी अपनी देसी जुबान जो है, जो मादरी जुबान है, उससे काम चलाए। अब घर में हमारे जो है, ठीक है, अंग्रेजी जुबान भी इस्तेमाल होती है, उर्दू भी होती है, और पंजाबी भी बोलते हैं। तो as long as you are comfortable in the language that you are speaking, और आप जैसा तुमने कहा ना कि इम्प्रेस करने के लिए ना बोलें, आप देखें कि भी आपके सामने कौन है, वो अंग्रेजी जो आप अगर बोलेंगे उसके साथ वो समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, और जरूरी नहीं कि वो अंग्रेजी समझे, और क्यों समझे कि भी हमारी कोई इलाकाई जुबान है ना, हमारी मादरी जुबान है, तो उसके ऊपर कोई लाजिम तो नहीं है। ठीक है, हम क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और घर का माहौल ऐसा था कि अंग्रेजी सुनने को मिलती रही, तो इसलिए हम अंग्रेजी में गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जुबान को किसी दूसरे के ऊपर मुसल्लत करें और उससे अपने आप को जरा ऊंचा साबित करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो अभी आई थिंक बहुत सारे मिलेनियल्स जो हैं या फिर जो मेरी एज के बच्चे हैं, दे वुड नो यू बिकॉज ऑफ एदे वफा। वो ऐसे संडे की ऐसी टाइमिंग पे लगा करता था कि मंडे से लेके ट्यूसडे तक तो बिल्कुल उसकी गॉसिप हुआ करती थी, यार ऐसे हो गया, फलाने ने फलाने को गोली मार दी, उसने गोली असल में नहीं मारी थी, whatever. But I think you were very famous, and the special thing about your character was कि at a time like the first episode और वो थोड़ा सा जो आगे था उसके, you made us all laugh very hard, and then you made us all cry. I had tears in my eyes and I was like, he's blind. So what did you talk about your character that was Firdos? Yeah, Firdos. फिरदौस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और ये कि मुझे बल्कि कई लोगों ने उसके बाद ये भी पूछा कि जी आपका ताल्लुक आर्मी से है। मैंने कहा नहीं भाई, जहां तक मुझे याद है मेरे आबाओ अजदाद में से भी नहीं था किसी का ताल्लुक आर्मी से। लेकिन एक जो थोड़ा सा रहा मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से मेरा ताल्लुक, दैट वाज ड्यूरिंग कॉलेज, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द नेशनल कैडेट कोर। वो उस जमाने में एक लाजमी होती थी कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो यू हैड टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल कैडेट कोर। तो उसके अंदर मैं सेक्शन कमांडर भी था। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द राइफल शूटिंग टीम, and to brag, I also won the Best Shooter Award, Karachi, for 1978. So that was another thing.
तो ये कि वो एक कॉम्प्लेक्स सा किरदार था इन द सेंस के उसको भी वो अंग्रेजी के लफ्ज बीच में बोलने का शौक है, लेकिन जाहिर है उसको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती, तो वो बेचारा सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, तो वो क्या था, सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग, तो अब वो उसका एक, बट ही इज वेरी प्राउड एट दैट टाइम ऑफ बीइंग दैट एंड बीइंग द वार्डन एट दैट हॉस्टल, और वो एक दबदबा है उसका वहां पे। तो वो लिखा भी बहुत अच्छा गया था, आफरीदी ने बहुत अच्छा लिखा था किरदार को। और जो हमारे डायरेक्टर हैं सैफी हसन, Safi is also a good friend. Safi has also acted with us on stage in a couple of plays. बिल्कुल। तो एक तो जब आपकी ज़हनी मुताबिकत होती है ना आपके बाकी लोगों के साथ, तो काम करने में मज़ा भी आता है, और उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा था, स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, किरदार भी ज़रा मुख्तलिफ था, इंस्टेड द रेगुलर रन ऑफ द मिल बाप या दादा या व्हाटएवर मामा चाचा, तो उसकी वजह से भी मज़ा आया। और बाद में चल के जब शुरू के एपिसोड्स खत्म हो गए, तो मैंने वही सैफी से पूछा, मैंने कहा सैफी ये कैरेक्टर आगे भी है या नहीं है? कहने लगा सजीर भाई अभी वो उसने लिखा नहीं, लिखेगा तो बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में आएगा। लेकिन जो पहले 4-5 एपिसोड थे उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि जी किस हवाले से आएगा या किस तरह आएगा। तो जब वो चीज़ लिखी गई और सैफी ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, कहा सजीर भाई बहुत ये टचिंग है, मैंने कहा अच्छा यार दिखा, पढ़ें देखें तो सही। वो इस्लामाबाद में था, मैं कराची में था, और जो पहला पार्ट था यू वोंट बिलीव कि उसकी रिकॉर्डिंग पिछले साल रमजान में मई के महीने में हुई। The first 4 episodes, that is the time those were recorded. ठीक है जी, and the next bit was done in January of this year. That's a super long time. या लेकिन ये कि आई गेस उसके अंदर क्योंकि एक तो पैसेज ऑफ टाइम का भी था कि जी इतना वक्त गुजर गया और इस दौरान में इस शख्स के साथ क्या क्या हो गया है, तो वो उस हवाले से उस किरदार को उस तरह वापस लाना वो अपनी एक चीज थी। और उसके अंदर भी जो आई गेस जो ट्रीटमेंट सैफी ने उसका किया, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ द इम्पैक्ट, कि जहाँ पे इसको दिखाया है कि जी ये अब देख नहीं सकता, और उसी के साथ फ्लैशबैक में वो कह रहा है फिरदौस बेग की आंखें जो है वो दीवारों में फिट हुई हुई है, जब तुम्हारे जैसे मखलूक जो है भागने की कोशिश करती है तो वो एक्टिवेट होके तो उनको काबू कर लेती है। वो चीज बैकग्राउंड में आके तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ा। और I don't know, I guess I'm also a sensitive person. ओके, जब मैंने वो पहले पढ़ा, जब हमने उसको पहली दफा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आई एक्चुअली जस्ट ब्रोक डाउन, मैं रोना शुरू हो गया था। तो फिर वो सभी ने भाई इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दें, मैंने कहा अच्छा यार 2 मिनट दे, फिर हमने दोबारा उसको रिकॉर्ड किया। तो ये कि मजा आया, वेरी वेरी गुड। Exactly. और अभी जो आपका बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ थिएटर, मुझे अभी सेट्स पे गई नहीं हूँ, पर एग्जैक्टली बीइंग इन द लीड और बीइंग सपोर्टिंग, वो अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि एक्टिंग कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग समटाइम्स। और so how was the experience with being in Dilruba? Because उस वक्त you're bedridden, you're not supposed to walk at all. और आपने you're supposed to look के आपको जो है वो I don't know जिसको डिजीज को क्या कहते हैं, but you're supposed to talk that way in a certain way. पैरालिसिस हुआ था, फॉलिंग के बाद जो है वो
पार्शियल रिकवरी हुई है, लेकिन इतनी उसमें सख्त नहीं है कि वो अपने तौर पे तो मुझे ये इसके जो डायरेक्टर है अली हसन, अली के साथ मैंने पहले भी काम किया है एक दो ड्रामों में। तो अली ने मुझे कहने लगा, कहने सजीर भाई, मुझे बल्कि सजीर साहब बुलाते हैं, सजीर साहब, I am going to use you as a prop in this play, but a very important prop. So because I'm always there in the background, वहाँ पे आगे भी अगर कोई चल रहा है तो ये पीछे लेटा हुआ है, तख्त के ऊपर लेटा हुआ है, हिल रहा है, जो भी है, तो द प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। और जैसे आगे ड्रामा प्रोग्रेस करता है, ये किरदार भी अपने तौर पे अंदर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ती है। That's all I'm going to say about it. तो Yeah, you couldn't even ruin it for us, right? हाँ, Because you know the entire story, right? So I wish you could ruin it for us. नहीं, I'm not going to give you any, वो क्या कहते हैं उन्हें, Spoiling. spoilers. No, I'm not going to give you any Spoiler. spoilers. वो जब तक बताते को ड्रामा ना देखो, उसका मजा नहीं आता। Yeah, actually true. Because एक वो होता है ना कि जिन बेचारी अब वफा के साथ ये it used to happen quite because 8 o'clock कभी कभार कोई इंटरव्यू भी आ जाता था, कभी कभार कुछ हो जाता था, किसी क्लास में जाना पड़ता था, तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। नहीं, ये 8 o'clock से लेकर 9 तक का स्लॉट जो है ना खाली होना चाहिए। तो अब अगर जिस रात मुझे नहीं देखने को मिला तो अगले दिन I was like nobody talks about the last episode with me because I haven't seen it yet. But you know, it would always be even in the van, it would be spoiler alert. ये वो दिनों में मकबूल बहुत हुआ, और क्योंकि बाकी ड्रामा से मुख्तलिफ था कि उसके अंदर वही सास बहू वाला चक्कर नहीं था या उस किस्म की कोई खराबात नहीं थे, तो आई गेस इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। Yes, and we have talked on this before, लेकिन I really want the audience to be part of this and to listen this because हमने पहले बात तो की भी है, but I think जो साथ का survival था, that was like out of the blue because we've heard about out of the blue deaths but not survivals. Because you know, even in the first I was like, you know, Saad's gonna die anyway, so you know there's no thing, but I was like, let's watch it because मैं बहुत predict करती हूँ dramas. And everybody sort of had it coming, you know, okay, you know, Saad's gonna die, Saad's gonna die. And जब उसे गोली लगी, I was like, ooh, I was correct, वो मर जाएगा. And then जब वो survive कर गया, my mom was crying, and I was like, why does this happen? मेरी prediction business खराब कर दी क्या? मेरे पूरे स्कूल को spoil कर दिया था ये, और ये खराब था. नहीं, but I feel कि it was a very good ending. You know, उसको killing him off would have been anticlimactic. You know, वो एक चीज आप उस नहज पर ले गए कि जी सब ये सोच रहे हैं कि जी बस खत्म हो गया, and then from there you bring him back. तो ये इसके ऊपर भी राइटर और डायरेक्टर और इवन ISPR वगैरह के दरमियान आई गेस बहुत आगे पीछे बात चली थी. Yes, because I think if जो even the telefilms that I think Safi Hassan appears in, they're always, they have a very cool story. और वो जो होती है वो सास बहू की जो चिक चिक वाला होता है वो नहीं होता है, at least that is what I could say. नहीं, सैफी himself is a very talented actor, is a very good person. तो वो इत्तेफाक मुझे ये हुआ है कि मैंने जितने भी ड्रामों में काम किया है सारों में अच्छे ही लोग मिले हैं, और आगे भी अल्लाह अच्छों से ही मिलाए, वही आदमी कह सकता है. तो ये है जी. और मैंने एक और भी आपसे चीज पूछनी है. आपने अब जो आपके ड्रामास है, अपकमिंग ड्रामा, वो तो मुझे कहीं इंस्टाग्राम पर शुक्र है पिक्चर मिली थी, मुझे पता है. So
आपका अभी अपकमिंग ड्रामा दैट आई नो कि वो like it has a lot of young people, one person from Hai Wafa as well, basically the lead I guess. हाँ लेकिन so you've done Hai Wafa, Dilruba, and then I hope so more to come. लेकिन because अब जो है you've been working with a lot of new people, और Man Maya not as long as ago, लेकिन तब भी Maya Ali was kind of new to the industry, हाँ and a lot of people were new, and then you know it was very phenomenal. Manmayal, because as a child I remember my mom and dad seeing it like their eyes glued to the TV. हाँ But you got to play the character of Manno's Chachu. So how was that? भाई अगेन से जो डायरेक्टर है उसका हसीब के साथ मैंने पहली दफा काम किया था उफ प्री 2004, ठीक है। तो समझो 16-17 साल पहले मैंने हसीब के साथ पहली दफा काम किया, और वो भी एक प्रोजेक्ट आई थिंक एयरफोर्स का था, और उसके अंदर आई प्लेड क्या नाम है, जुगन काजिम्स हस्बैंड, ठीक है। तो वो भी दिखाया हुआ था कि जी एक वेरी यंग गर्ल एंड अ मच ओल्डर पर्सन, उनकी आपस की रिलेशनशिप किस किस्म की है, उस हवाले से वो एक रोल किया था। तो हसीब के साथ मैंने वो ड्रामा भी किया, उसके बाद भी 2-3 और किए। आजकल एक और भी हसीब के साथ कर रहा हूँ काम, जो कि आई शिल नॉट डाइवल्ज, बट बट वही मैं कहा ना कि आपके डायरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हाउ he visualizes your particular character and how well you are able to portray it. तो उसमें ये कि कोशिश करते हैं बच्चे कि जहाँ तक अच्छा उसे कर सकें कर लें। कि वन मुझे जो बात मैं रिपीट करता हूँ, मेरे वालिद मरहूम अल्लाह जैसी पे वो हमेशा कहते थे कि बेटा व्हाटएवर यू डू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो जो भी आप काम कर रहे हो कम से कम उसे तो हलाल करो। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मेरा कि यू आर बिल्कुल डूइंग समथिंग देन डू इट वेल, अदरवाइज छोड़ दो यार, क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। तो तो आपका जो क्वारंटीन टाइम है वो कैसे चल रहा है? वो तो आई नो कि यू आर इन कराची राइट नाउ, लेकिन अभी कैसे चल रहा है? बिकॉज यू नो मेनी एक्टर्स, बिकॉज देयर जॉब इज लाइक नॉट देयर, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग शूटिंग्स वगैरह तो हो नहीं सकती। So, how's the job? I mean, you're all at home. well, I feel that I am, let's say, a lot better off than a lot of people. कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फिक्र नहीं है कि मेरे घर में टेबल पे खाना कहाँ से आएगा, ठीक है। ये आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बाकी जितना एसोसिएटेड स्टाफ है उसके अंदर कैमरामैन हैं, स्पॉट बॉयज हैं, बाकी लोग हैं, वो हाउ आर दे गोइंग टू मेक एंड्स मीट। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है। मेरा तो, मैं घर पे हूँ, मेरे शौक हैं, फोटोग्राफी कर ली, खाना पका लिया, घर पे झाड़ू पोछा लगा दिया, वो भी काम में शामिल है। तो उसमें भी ये कि आपको कोई भी काम है वो करने में उज़्र नहीं होना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई इंसान जो है वो भी बड़ा छोटा नहीं होता, इज़्ज़त सबकी बराबर। यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ अगर किसी के पास पैसा है या रुतबा है या शोहरत है, उसका ये मतलब नहीं है कि जी आप बहुत बड़े इंसान हैं। वो अगर आपका, जिसे कहते हैं ना कि रवैया लोगों के साथ, अगर वो अच्छा है तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है।
अगर आपका रवैया अच्छा नहीं है तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो वो आप बेहतर इंसान नहीं। सो मतलब दैट हैज बीन माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। मैंने अपने आप को कभी सेलिब्रिटी नहीं समझा और अल्लाह ना समझाए कभी, ठीक है। जी। अल्लाह का तो आप एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको अभी सिंगल स्क्रीन पे लगा देती हूँ। व्यूअर्स को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखें ये बड़ा मुश्किल वक्त है। अपनी अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो अपनी आंखें और कान जो हैं वो खुले रखें और जितनों की मदद आप कर सकते हैं वो कीजिए। इसके अंदर आप भी खुश होंगे, लोग भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना कुछ बताया अबाउट द प्लेस, अबाउट योर लाइफ, अबाउट द एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस कि आप लोगों ने बैठ के देखा, बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे मैं नहीं शो कर सकी क्योंकि इतने ज्यादा आ रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच सर। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द ब्रॉडकास्ट एवरीबॉडी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। हाफिज।